नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। रायपुर में आपातकाल की 49वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें मीसाबंदियों के लिए सम्मान समारोह रखा गया। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों को सपरिवार के साथ सीएम निवास पर आमंत्रित किया गया था। सम्मान समारोह में सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे और मीसाबंदियों पर पुष्प वर्षा की। मीसाबंदियों के सम्मान कार्यक्रम में सीएम साय ने कहा कि आपातकाल की याद में काला दिवस मनाते हैं। मैं लोकतंत्र के सेनानियों को नमन करता हूँ। इस देश में आपातकाल थोपा गया था। इंदिरा गांधी ने पीएम बने रहने के लालच में आपातकाल लगाया था। इस दौरान गिरफ्तार किए गए लोकतंत्र सेनानियों को जेल में रखा गया था। सीएम साय ने यह भी कहा कि लोकतंत्र के अधिकारों को छीनने का काम कांग्रेस ने किया है। हालांकि इस कार्यक्रम के जरिए लोकतंत्र सेनानियों को जोड़ने का काम हो रहा है। ये अच्छी पहल है। पिछली सरकार ने मीसाबंदियों की पेंशन बंद कर दी थी। हमारी सरकार ने पेंशन शुरू की है। 5 साल की रोकी पेंशन एक साथ देने का काम किया गया है। सबसे पहले आप सब लोग दूर दूर से हम लोगों के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए यहाँ पर पधारे हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप सबको मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। आप सब लोगों का अभिवादन करता हूँ। 25 जून को आपातकाल के यादगार में काला दिवस मनाते हैं और कल पूरे देश में काला दिवस मनाए। आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सच्चिदानंद उपासने जी के साथ हम लोग विचार किए कि 25 तारीख को तो पूरे देश में अलग अलग जगहों में कार्यक्रम रहता है, लेकिन एक ऐसा तिथि तय किया जाए कि पूरे प्रदेश के जो हमारे लोकतंत्र के सेनानी हैं, बहुत जन हम लोग को छोड़ के चले भी गए हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग हैं, एक बार उनका दर्शन करने की हमारी बड़ी इच्छा है। तो आदरणीय सच्चिदानंद जी ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। आज 26 जून का ये दिन, और मुझे मालूम है कि आदरणीय सच्चिदानंद जी इस कार्यक्रम के लिए आप सभी लोगों को फोन से भी बोल सकते थे या निमंत्रण कार्ड भेजवा सकते थे, लेकिन स्वयं जगह जगह जाकर सबसे मिलकर आप सब लोगों को आमंत्रित किए हैं और आप सब लोग आए हैं। पुनः मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज लोकनायक जयप्रकाश नानाजी देशमुख, स्वर्गीय लरंग साय जी, स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी, स्वर्गीय नरहरि साय जी सहित सभी लोकतंत्र के सेनानी जो आज हम लोगों के बीच नहीं है, उनको मैं शत शत नमन करता हूं। और आज जो यहाँ पर उपस्थित है उनके परिजन और लोकतंत्र के सेनानी, उनको भी मैं नमन करता हूं। क्योंकि भोजन भी करना है, समय भी ज्यादा हो रहा है और हमारे पूर्व वक्तागण सब बोल चुके हैं, इसलिए मुझे लंबा बोलने की आवश्यकता नहीं है। सबको मालूम है कि 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल थोपा गया था। उस समय की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनका लोकसभा का चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट निरस्त कर दिया था और प्रधानमंत्री बने रहने के लालच में उन्होंने उस समय के राष्ट्रपति से आपातकाल घोषित करवा दिया था। और वो आपातकाल को सोचकर ही मन सिहर जाता है। हम लोग तो बच्चे थे, लेकिन वो परिवार कैसे कष्ट में रहा हम सब लोगों को मालूम है।
हमारे परिवार से भी हमारे ताऊ स्वर्गीय श्री नरहरि प्रसाद साई जी वो मिसाबंदी थे, 19 महीना वो जेल काटे। और जब 77 में चुनाव हुआ तो रायगढ़ से सांसद हुए और मोरारजी भाई की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। लेकिन हम अपने बीच में और कई लोकतंत्र सेनानी को देखते थे। एक बाल कृष्ण शर्मा कुनपुरी थे जिनको लोग देवकी महाराज के नाम से ज्यादा जानते थे। अपने परिवार में इकलौता वो कमाने वाले थे और वो जेल चले गए, 19 महीना जेल में रहे। और वो बताते थे कि उनके जेल चले जाने के बाद उनका परिवार कैसे कष्ट सहा। मतलब चूल्हा जलना मुश्किल हो गया था ऐसे परिवार में। वो बताते थे कैसे कैसे कष्ट सहे। और जब हम उनके घर में जाते थे तो उनके बेटा बेटी हमेशा उनको उलाहना देते थे कि आपने हम लोगों के लिए क्या किया, कुछ तो किए नहीं, आज हमेशा उपदेश देते रहते हो। इस तरह से उलाहना उनको देते रहते थे उनके बच्चे। तो ऐसे और भी अनेक परिवार होंगे जिनका घर इस इमरजेंसी के कारण, आपातकाल के कारण बर्बाद हो गया। लोकतंत्र में जो अधिकार होता है वो छीन ले गया था। मीडिया जगत का अधिकार छीन लिया गया था। कहते हुए भी दुख लगता है कि कैसे सबको जेल में ठूंस दिया गया, कैसे बर्बरता के साथ नसबंदी हुआ। कुंवारे लोगों का भी नसबंदी हो गया कि इस कहते हुए भी शर्म लगता है। ये इमरजेंसी में इस देश के लोगों के साथ ये बर्बरता हुआ, तो ये सब आप सब लोग जानते हैं। और इसके यादगार में हम लोग 25 जून को काला दिवस मनाते हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे श्री सच्चिदानंद उपासने जी को, जिन्होंने लोकतंत्र सेनानी संघ का गठन किया है। और जो हमारे प्रदेश में अब तो ये पूरे राष्ट्र में हो रहा है, सबको जोड़ने का एक प्रयास उनका, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। और पिछले समय वृंदावन भवन में हमको बुलाए थे जितने भी प्रदेश भर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लोकतंत्र के सेनानी थे। और उनका एक आग्रह था कि जो पिछले 5 वर्षों में उनका जो सम्मान राशि रोक दिया गया था वो फिर से चालू किया जाए। तो उसको हम लोगों ने चालू किया, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू किया। और ये कोई बड़ी राशि नहीं है, लेकिन एक सम्मान है जिसको आप लोगों की सरकार ने, आप लोगों ने आशीर्वाद देकर हम लोगों को सरकार पर बैठाया, तो उसको कर पाने में हम लोग सफल हुए। और यहाँ पर वित्त मंत्री जी हैं श्री ओपी चौधरी जी, उनको हमने कहा कि आप ऐसा रास्ता निकालिए कि पिछले 5 साल का उनको इकट्ठे एक बार में मिल जाए, ताकि थोड़ा एक साथ कोई बड़ी राशि हो जाएगा तो कुछ काम आ जाएगा। तो वित्त मंत्री जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने रास्ता निकाला और बहुत जल्दी हम लोग 5 साल का इकट्ठे मतलब देने में हम लोग सफल हुए। और ज्यादा नहीं कहते हुए मैं लोकतंत्र सेनानी संघ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये संघ और बड़ा होता रहे और हर साल इस तरह का कार्यक्रम हम लोग करते रहे। दुर्ग रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु रवाना हुए। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के दोनों डिप्टी सीएम ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आपातकाल स्मृति दिवस को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन के लिए बुधवार को दर्शनार्थियों से भरी आस्था स्पेशल ट्रेन दुर्ग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई।
इस अवसर पर स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाने राज्य के दोनों डिप्टी सीएम विजय शर्मा व अरुण साव और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप पहुंचे। ये दर्शनार्थी रामलला के दर्शन के बाद 29 जुलाई को वापस लौटेंगे। इस दौरान जिले के सभी विधायक और बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार प्रदेशवासियों को अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए वचनबद्ध है और यह यात्रा अनवरत जारी रहेगी ताकि प्रदेश के लोगों को अयोध्या में बने भव्य रामलला मंदिर के दर्शन होते रहे। 300 रुपया कुंटल के पीछे 950 रुपया 4 किस्त नहीं, एक मुश्त देना है उसको करना। 2 साल का बोनस नहीं दिया उसको दिया जाना। सीबीआई जांच वो पीएससी घोटाले की करवाना, ये सब विष्णुदेव जी की सरकार में लगातार हो रहा है। और इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उन श्रद्धालुओं के साथ बस में बैठकर स्टेशन पहुंचे। आपको बता दें कि रामलला दर्शन योजना के तहत दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को निःशुल्क यात्रा कराई जा रही है, जिसमें दुर्ग जिले के 185 श्रद्धालुओं में 139 ग्रामीण एवं 46 श्रद्धालु शहरी क्षेत्र से शामिल किए गए हैं। इस मौके पर दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने यात्रा के संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा के द्वारा मनाए जा रहे आपातकाल स्मृति दिवस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए दिए गए बयान, जिसमें भूतपूर्व पीएम इंदिरा गांधी का आपातकाल घोषित था, लेकिन बीजेपी ने 10 साल से अघोषित आपातकाल रखा था और सवाल पूछने पर जेल भेज दिया जाता है। ईडी की कार्रवाई, मीडिया के लोगों के खिलाफ कार्रवाई, 3 काले कानून बीजेपी सरकार में लाए गए जैसे आरोप लगाए। इस पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि क्या भूपेश बघेल अंदर होने वाले हैं? ये लोकतंत्र है। घोषित आपातकाल जो देश में हो चुका वो फिर से नहीं होना चाहिए, जैसी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष रखी। से बीजापुर से, सुकमा से, नारायणपुर से, सभी स्थानों से लोग जा रहे हैं। दुर्ग संभाग से भी लोग जा रहे हैं। मतलब बहुत ही गजब है भाई। मैं खुद आज तक नहीं जा पाया हूँ, लेकिन इतने सारे लोग जा रहे हैं, इतने प्रसन्न है देख करके मुझे ऐसा लगा कि मुझे मुख्यमंत्री जी से बिल्कुल आग्रह करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों को भी जल्दी चलना है, आप ले चलिए हमको भी। अभी हो भाई, जाना हो जाए ना जल्दी से जल्दी, ऐसा तो है। भूपेश बघेल जी स्वयं जब ये बोल रहे हैं तो क्या वो अंदर होने वाले हैं? वो बोल रहे हैं ना, ये आपातकाल नहीं है। आपातकाल वो था जब पत्रकार अपने कॉलम खाली छोड़ दिया करते थे। आपातकाल वो था जब बिना कुछ पूछे जेल में भरा जाता था। वो खुद ही विरोध कर रहे हैं, विरोध करने वाले पूरे विरोध कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है विरोध? और ये लोकतंत्र है, इसमें सबको स्वतंत्रता भी है, कोई बड़ी बात नहीं है, किया जा सकता है। लेकिन आपातकाल घोषित करके जो उस समय लगाया गया था उसका स्मृति तो एक बार सबके मन में होना ही चाहिए ना। लोकतंत्र को बचाना है ना, लोकतंत्र है ना हमारे देश में, उसको बचाना है तो ये होना चाहिए, क्योंकि जो देश में एक बार हो चुका वो फिर कभी ना नहीं होना चाहिए। बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है भाई, वो उनके अपना विशेषाधिकार है, निर्णय करेंगे जो भी करना होगा। हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बाकी सब लोगों को साथ काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस बात का निर्णय करेंगे सरकार चलाने के लिए। ऐसे विचारधारा का कार्यकर्ता हूँ और ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे विचारधारा के कार्यकर्ता है जो इन संकल्पों के लिए जीते हैं। उन संकल्पों को पूरा करने के लिए जो बलिदान चाहे सरकारें चली जाए, चाहे जो चला जाए, उसके बावजूद भी उन संकल्पों को पूरा करने के लिए जीते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये क्षण तो बड़ा ही सुखद होता है जब सब लोग एक साथ रामलला के भव्य मंदिर का दर्शन करने, रामलला के विग्रह का दर्शन करने जा रहे हों, जिसको 500 साल की प्रतीक्षा के बाद इसी भारतवर्ष में, इसी भारत भूमि में, उसी सरयू नदी के तट पर, उन्हीं के स्थान पर बनाया गया। अरे ऐसा लगता था देश में जैसे कोई अरब में, कोई अमेरिका में बना रहा है भगवान राम का मंदिर,
राम का मंदिर तो यहीं बनना था भैया, उन्हीं के स्थान पर बनना था, और यहाँ न बनता तो कहाँ बनता, मैं ये जानना चाहता हूँ। खैर अब बनकर तैयार है और भगवान के दर्शन के लिए सभी लोग जा रहे हैं। मैं हृदय से इनको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं हृदय से ये कहता हूँ कि ईश्वर सबका कल्याण करे। पूरा अमला है भैया, पूरा अमला है, आप निश्चिंत रहें। मोदी की एक गारंटी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूरी हो रही है। छत्तीसगढ़ वासियों को रामलला दर्शन करने के लिए आज ये ट्रेन हम लोगों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यात्रियों को शुभकामनाएं दी है उनके सफल सुखद यात्रा की, और निश्चित रूप से चूंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, छत्तीसगढ़ वासियों के श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं भगवान राम, उनके दर्शन के लिए ये सभी यात्री गए हैं। तो निश्चित रूप से मोदी की एक गारंटी पूरी हुई है। सभी यात्री बहुत प्रसन्न, बहुत उत्साह के साथ रामलला के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे, अन्य तीर्थों में भी जाना होगा। तो निश्चित रूप से इन सब के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। सभी से आग्रह किया है कि सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए आशीर्वाद लेकर आए, सुख शांति की समृद्धि की कामना करें छत्तीसगढ़ के लिए, ये आग्रह किया है। सरकार के द्वारा सभी प्रकार की व्यवस्था, घर से लेकर स्टेशन आना, पूरी यात्रा कराना, यात्रा के दौरान भोजन, आवास इत्यादि की व्यवस्था और वापस लाने के बाद घर तक पहुंचाना, ये पूरा काम राज्य सरकार कर रही है। एसीएन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कांग्रेस की समीक्षा बैठक को लेकर कहा डिप्टी सीएम साव ने कि आपने अपनी सरकार में रहते हुए न देश की चिंता की और न प्रदेश की, एक परिवार के लिए काम किया, अपने स्वार्थ के लिए काम किया है। इस समीक्षा से कांग्रेस को लाभ नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस में न तो नेतृत्व है और न ही कोई नियत है। वही तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण को लेकर महापौर द्वारा प्रदर्शन की चुनौती पर डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में 5 साल रही, तब कुछ नहीं किया। जो शहर के लोग पेयजल की व्यवस्था नहीं करा सकता, आज सामने चुनाव को देखकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। शहर की जनता बखूबी जानती है कि 5 साल महापौर के कार्यकाल में रायपुर के लिए उन्होंने क्या किया। अब जब विकास कार्य प्रारंभ हुए हैं तो राजनीति कर रहे हैं। महापौर ने रायपुर की शहर की जनता को ठगने का काम किया है। हम रायपुर शहर और सभी गाँव की विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। महापौर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये सभी राजनीतिक दलों का अपना आंतरिक काम है, व्यवस्था है और ये अधिकार है, पर समीक्षा से निकलेगा क्या जब आपने अपनी सरकार रहते हुए न देश की चिंता की, न प्रदेश की चिंता की, एक परिवार के लिए काम किया, अपने स्वार्थ के लिए काम किया, और इसलिए समीक्षा से कुछ लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं होना है। कांग्रेस में न नेतृत्व है, न नियत है, न उनके पास कोई कार्यक्रम है। कांग्रेस की सरकार प्रदेश में 5 साल रही, तब कुछ नहीं किया। जो शहर के लोगों को पेयजल की व्यवस्था करने में अपने आप को जिन्होंने कहा कि ये हो नहीं सकता है, कर नहीं सकते हैं, संभव नहीं है, आज सामने चुनाव को देखकर वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। पर रायपुर शहर की जनता बखूबी जानती है कि 5 साल महापौर के कार्यकाल में रायपुर के लिए उन्होंने क्या किया, और अब वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन रायपुर शहर की जनता जानती है कि आज जिस प्रकार से एजाज देवर महापौर कर रहे हैं, वो केवल राजनीति के लिए कर रहे हैं। हम प्रदेश के न केवल रायपुर, सभी शहरों और गांवों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और पूरी प्रतिबद्धता से काम करेंगे। और पिछले 6 महीनों में खूब काम भी किया है। सभी नगरीय निकायों को राशि उपलब्ध कराई है और तेज गति से हम काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। श्री नारायण गुरु धर्म समाजम सेक्टर 4 भिलाई के शिव मंदिर में पुनः प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन 12 जुलाई को किया जाएगा। इस मंदिर का निर्माण केरल तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित चेंगोटा में मिलने वाले कृष्णशिला पत्थर से किया गया है।
कृष्णशिला पत्थर के कुशल कारीगर शंकर रवि एवं उनकी टीम द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के तांत्रिक डॉक्टर टी.एस. विजयन के मार्गदर्शन में मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये मंदिर पूर्णतः भारतीय परंपरा एवं वास्तु के हिसाब से वास्तु के प्रमुख पुजारी कान्यापुरका कृष्णन नंबूदरीपाद के मार्गदर्शन में निर्मित किया गया है। ये मंदिर पूर्णतः केरल के रीति रिवाजों, परंपराओं और कलाकृतियों को विशेष ध्यान में रखकर निर्मित किया गया है। श्री नारायण गुरु धर्म समाजम के मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन बी लालसन हैं, जो कि समाज के संरक्षक हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ के मशहूर उद्योगपति भी हैं। मंदिर निर्माण में इनका विशेष योगदान रहा है। इसके साथ ही समाज के अध्यक्ष श्री वी के बाबू के अथक प्रयास से ये ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण कराना संभव हो पाया है। इसके साथ ही देवासम के उपाध्यक्ष सी बीजू का योगदान भी इसमें रहा है। बता दें 12 जुलाई 2024 को इस भव्य मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा के पवित्र अवसर पर श्री नारायण गुरु धर्म समाजम की महिला समिति एवं अन्य समाज के 502 महिला एवं बच्चों के द्वारा केरल के पारंपरिक नृत्य तिरुवादिरा का भव्य आयोजन शाम को किया जाएगा। इसके साथ ही संपूर्ण उत्तरदायित्व कला मंडलम श्रीमती दिव्या रूपेश, श्रीमती सिम्मी अनिल, श्रीमती अनिल राजन छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड कायम करने की ओर अग्रसर है। इस कार्यक्रम के बाद मेरी आवाज सुनो फेम के छत्तीसगढ़ के यशुदास के नाम से मशहूर पीटी उल्लास की टीम के द्वारा भव्य भजन संध्या भी इस दौरान आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही भव्य आतिशबाजी भी आकर्षण का केंद्र होगी। आयोजन को लेकर इस तरह की जानकारी समिति के लोगों ने दी है। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य था जो हम लोग जो 12 तारीख को जो यहाँ मंदिर का पुनः प्रतिष्ठा था। ये पुनः प्रतिष्ठा हमेशा देखने मिलते नहीं, एक इस और 12 साल के बाद इसको पुनः प्रतिष्ठा होगा। तो आज जो जनरेशन है, आज जो हमारा सौभाग्य है जो हमें इस अवसर पर ये पुनः प्रतिष्ठा का लाभ उठाने का समय मिल रहा है, आयोजन करने का समय हमको मिला है। तो इनके उद्देश्य भी बताया कि जो क्षेत्र निर्माण का ये जो हम लोग जो बनाया है क्षेत्र जो है ये दक्षिण भारत का संस्कृति का रक्षा देना है। तो हमारा एक उद्देश्य भी ये भी था कि छत्तीसगढ़ और दक्षिण भारत का एक साथ मिलाइए, क्योंकि दक्षिण भारत के लोगों का योगदान छत्तीसगढ़ में रखा है। छत्तीसगढ़ के निर्माण में, उनका उद्योग निर्माण में काफ़ी सहयोग दिया। इसी साथ में एक संस्कृति को भी गुरु जी का नाम से यहाँ पे आयोजन करने का प्रयास किया गया है। आने वाले 100 साल तक हमारे जो आने वाले पीढ़ी इसी क्षेत्र को देखे, ये याद रखेगा कि दक्षिण भारत का कितना सहयोग छत्तीसगढ़ में रखा गया है। इसी हमारे मुख्य उद्देश्य था। बाकी जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी जी है, ये अपने प्रश्न में बता देंगे और क्या क्या उद्देश्य था, क्या क्या कैसे आयोजन किया, कैसे कैसे। यह हम लोग पुनः प्रतिष्ठा का जो समारोह का आयोजन कर रहे हैं, यह 5 जुलाई से 15 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इसकी सारी जानकारी एक डिटेल्स में देने के लिए हमने आज प्रेस वार्ता किया है। प्रेस वार्ता का आयोजन इसीलिए किया गया था और इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य था भिलाई दुर्ग के हर समाज के हर व्यक्ति, हर लोगों का इसमें योगदान है और उन लोगों का इस कार्यक्रम में उपस्थित होना भी उनका योगदान का जरूरी है। जैसे कि प्रेस वार्ता में आपने बताया छत्तीसगढ़ में केरल की छटा बिखेरते ये मंदिर का जो पुनर्प्रतिष्ठा समारोह है, इसमें अतिथि के रूप में कौन कौन शामिल होने वाले हैं? मैडम, एक मंदिर का प्रतिष्ठा का समय है तो हम लोग इसमें किसी को एक विशेषता ना देते, सभी हमारे लिए अतिथि, चाहे वो छोटा सा छोटा व्यक्ति हो, बड़ा सा बड़ा व्यक्ति हो, हम सबको एक रूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में 10 रुपये से लेके लाखों रुपए तक का योगदान देने वाले लोग हैं, इसलिए हम इसमें किसी एक व्यक्ति को विशेषता ना देते हुए सभी व्यक्ति हमारे लिए उसे अतिथि के रूप में रहेंगे और सभी हमारे मुख्य अतिथि हैं। मंदिर की जो निर्माण है कितने महीनों में पूरा हुआ है? मंदिर निर्माण जब चालू हुआ उसका 10 माह में हमने इसको लगभग संपूर्ण करने का प्रयास किया है। लगभग हम अनुमान लगाएं तो लागत कितनी? लागत लगभग 3.5 करोड़ के ऊपर हुआ है अभी तक। दर्शकों से क्या कहना चाहिए? मैं छत्तीसगढ़ के वासियों से और भिलाई दुर्ग के वासियों से सभी से मैं निवेदन करूंगा कि श्री नारायण गुरु धर्म समाजम के इस प्रांगण पर 12 तारीख को आएं और इस प्रतिष्ठा के वो भव्य रूप देखें, क्योंकि उस दिन शाम को हम भिलाई दुर्ग के 502 महिलाओं और बच्चों द्वारा विशेष नृत्य, केरल का पारंपरिक नृत्य तिरुवादिरा किया जा रहा है
और पीटी उल्लास जी के भजन गायक प्रमुख यानी मशहूर भजन गायक है, उनका भजन संध्या का। उसके बाद आतिशीबाजी का भी आयोजन किया गया है और मैं सभी भक्तजनों से निवेदन करूंगा इस मंदिर में, इस प्रांगण में आकर और प्रसाद भी ग्रहण कर जाएं। जी, आपका परिचय? मैं टी सुनील कुमार, श्री नारायण गुरु धर्म समाजम का महासचिव के पद पर। इस मंदिर के निर्माण हेतु अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता होने पर समाज की कमेटी के सदस्यों, समाज के लोगों और अन्य समाज के लोगों, साथ ही शिव भक्तों का विशेष योगदान रहा है। गुरु मंदिर के निर्माण की धनराशि श्री NB लालसन द्वारा दी गई है। इस भव्य आयोजन में शामिल होकर आप सभी साक्षी बने। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बंदी रहिए ACN न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियां ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियां। हमारा पता, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
ओनली शी, जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, केमिसोल, साइक्लिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी, जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई में एक बार फिर से गोली चलने का मामला सामने आया है। पुलिस कंट्रोल रूम से महज चंद कदम की दूरी पर स्थित ग्लोब चौक में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात गोली चल गई। बताया जा रहा है कि 3 युवक रात करीब 2 बजे, जो सरगुजा जिले के विश्रामपुर के रहने वाले हैं, आपस में गाली गलौज करते हुए अपने बाइक से जा रहे थे। इसी बीच पीछे से भिलाई नगर थाना क्षेत्र का कुख्यात अपराधी अमित जोश अपनी बाइक से उनके पीछे पीछे पहुंचा और उनसे विवाद करने लगा, जिसके बाद अमित जोश ने अपने जेब से पिस्टल निकाली और 2 लोगों पर फायर कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज जारी है। फिलहाल दोनों खतरे के बाहर बताए गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले पर सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ अमित जोश की पतासाजी कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि अमित जोश पुराना शातिर अपराधी है, जो कि 5 दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया है। फिलहाल पुलिस विवेचना कर रही है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र के सेंट्रल एवेन्यू रोड में ग्लोब चौक के आगे मोटरसाइकिल में विश्रामपुर निवासी 3 युवक जा रहे थे। इसी बीच उन लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। पीछे से एक मोटरसाइकिल आया जिसमें 2 लोग सवार थे। उन लोगों के साथ किसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई, वहीं उतर गए। बाद में उनके 2 साथी और आ गए। इसी बीच जब विवाद इनका ज़्यादा बढ़ा तो एक युवक ने 3 राउंड फायर किए। 2 लोग वहाँ पर घायल हो गए।
घायलों को उस युवक ने ले जा करके पहले चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल ले गया, वहाँ से शंकरा हॉस्पिटल ले गया। उसके बाद उनकी स्थिति नाजुक होने से उनको फायर और हायर ट्रीटमेंट के लिए रायपुर भेजा गया है। अभी दोनों की स्थिति स्थिर है, गंभीर नहीं है, खतरे से बाहर है ऐसा बताया गया है। और मौके पर से जब वहाँ पर 3 खोखे भी मिले हैं और 2 आरोपियों को, संदेही आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। अमित जोन्स नाम का एक बदमाश का नाम इसमें शामिल आया है, अभी उसकी भी खोजबीन की जा रही है। गैंगवार वाली स्थिति ऐसा नहीं है, ये चूँकि एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं और जो घायल युवक हैं वो विश्रामपुर सरगुजा के रहने वाले हैं। यहाँ एक जियो कंपनी में काम करता है, एक पीएससी की तैयारी कर रहा है और एक युवक अपने रिलेशन में परसों ही आया हुआ था, तो एक दूसरे को नहीं जानते, तो गैंगवार जैसी कोई स्थिति नहीं है। पिस्टल बरामद हो गया सर? अभी आरोपी नहीं पकड़ा गया है, जो फायर किया है वो जब पकड़ा जाएगा तो आगे। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है और लगभग सभी जगह को एक साथ देखे ऐसा कोई वो नहीं है। पेट्रोलिंग थी हमारी, पेट्रोलिंग सेक्टर 6 ए मार्केट उस समय को उसका लोकेशन था। घटना के बाद यहाँ पर आए थे, मौके पर गए, मौके पर कोई नहीं मिला, न ही वहाँ पर किसी प्रकार के कोई फायर के निशान थे, लोग बता भी नहीं रहे थे। इस तरह की घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है, बट पेट्रोलिंग थी। अमित जोन्स के ऊपर पिछले महीने ही अमित जोन्स के ऊपर कार्रवाई हुई थी, जिसको गिरफ्तार करके जेल दाखिल किया गया था। उसकी जमानत हुई है, जमानत से बाहर आया हुआ था और ये घटना कारित उसने किया है। उसके कुल यहाँ भिलाई नगर थाने में 25 मामले दर्ज हैं और भी इसमें कड़ा एक्शन लिया जाएगा। वो स्मृति नगर में अपने दोस्त के यहाँ पार्टी करना बताए थे, वहाँ से उन लोग चलो सिविक सेंटर घूमने आते हैं ऐसा सोच करके घूमने आए थे। 2 बजे रात को, 1:30 बजे रात के आसपास लगभग। ठीक है, थैंक यू। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर खुलेआम चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले बड़े शहरों तक सीमित ऐसी घटनाएं अब छोटे छोटे कस्बों तक से सामने आने लगी है। इसी तरह की एक वारदात गोरेला पेंड्रा में बुधवार की सुबह भीड़ भाड़ से भरी बीच सड़क पर सामने आई। गोरेला पेंड्रा में बुधवार की सुबह भीड़ भाड़ से भरी बीच सड़क पर एक युवक ने युवती के शरीर को चाकुओं से गोद डाला। गोरेला स्टेट बैंक के सामने हुई इस वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। युवती के साथ आए एक नाबालिग युवक और किशोरी ने बताया कि युवक उसे कई दिनों से परेशान कर रहा था। किशोरी के मुताबिक युवक किसी मोबाइल की मांग युवती से कर रहा था, फिर अचानक बीच सड़क पर चाकू निकालकर मारने लगा। युवक ने युवती पर चाकू से इतने वार किए कि युवती चंद सेकंड में सड़क पर गिर गई। उसके गिरते के बाद ही युवक चाकू चलाता रहा। युवती की घटनास्थल पर मौत हो गई। चाकूबाज युवक इतना निर्भीक था कि चाकू से कई वार करने के बाद भी आराम से वहां खड़ा रहा और अपना चाकू साफ करता रहा। भीड़ भरी सड़क पर लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने भी न उसे रोकने का प्रयास किया और न ही पकड़ने की कोशिश की। दुर्ग नगर निगम के सभागार में भारतीय न्याय संहिता विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज द्वारा नए कानून के विषय पर प्रशिक्षण कार्यशाला में बताया गया कि पीड़ित को समय पर न्याय एवं कार्रवाई में पारदर्शिता लाने हेतु नए कानून का निर्माण किया गया है। 1 जुलाई से लागू होने वाले नवीन कानून को लेकर लगातार दुर्ग पुलिस कार्यशाला का आयोजन कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। दुर्ग निगम के सभागार में भी पुलिस विभाग के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लागू होने वाले कानून के बारे में जानकारियां तभी उस पे कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं और आपको खबर मिली कि आपके घर में चोरी हो गई, तो भी आज की डेट में पुलिस अधिकारी वो ऑब्वियसली वो 1 तारीख से लागू होगा, तो उसमें भी अगर आप लोग कोई कंप्लेंट करेंगे, मतलब जनता जो कंप्लेंट करेगी उसको पुलिस संज्ञान में। भारत सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित 3 नवीन आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 को लागू होने के पहले दुर्ग पुलिस द्वारा विभिन्न कार्यक्रम एवं सोशल मीडिया, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम नागरिकों तक नए कानून के बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेंद्र शुक्ला के द्वारा नगर पालिका निगम दुर्ग एवं लाइवलीहुड कॉलेज सेक्टर 6 भिलाई के सभागृह में 1 दिवसीय नवीन भारतीय न्याय संहिता विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। वो जानना बहुत जरूरी है, खास करके इन प्रावधानों का जो अभी
कृपया ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट आप लोगों को रुकना है। ये इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग ने बताया कि नया कानून पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है। इस कानून से पीड़ित के साथ पुलिस अधिवक्ता एवं न्यायाधीश के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। वर्तमान में जो कानून लागू है, जो सन 1860 में बनाया गया था, ये कानून अंग्रेजों के द्वारा अपनी सहूलियत के आधार पर बनाया गया था। वहीं नए कानून में महिला संबंधी अपराध की विवेचना महिला अधिकारी ही करेगी। साथ ही संपत्ति जब्ती, सर्च, सीज की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य होगा। इस कानून के लागू होने से अपराधियों में जल्द एवं निश्चित सजा होने के डर से वे अपराध करने से डरेंगे। इस नए कानून में आप कहीं से भी ईमेल के माध्यम से FIR दर्ज करा सकते हैं, परंतु 3 दिन के भीतर आपको संबंधित थाना पहुंचकर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। इस मौके पर यहां पहुंचे अन्य अधिकारियों ने अपनी बातें रखी। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जो 3 नए कानून हैं, ये लागू होने जा रहे हैं। तो इसमें जो प्रावधान हैं उनके बारे में आज एक कार्यशाला आयोजन की गया था नगर निगम के टाउन हॉल में, जिसमें कि विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और साथ में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और गणमान्य नागरिकगण, स्कूल और कॉलेज के बच्चे उपस्थित थे। तो उनको नए कानूनों में क्या क्या प्रावधान हैं जिससे कि वो अफेक्ट होंगे, जिससे कि उनको सुविधा मिलेगी, उसके बारे में बताया गया। इसमें सबसे खास बात ये है कि जो दंड से न्याय की ओर ये कानून बढ़ रहे हैं, तो उसमें विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच के साथ इन कानूनों को बनाया गया। नहीं, बिल्कुल, जैसे इन कानूनों में बहुत सारी चीज़ों में समय सीमा निर्धारित की गई है कि उतनी समय सीमा में चाहे वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का हो, चाहे वो डेथ के लिए फैसला सुनाने का हो, विभिन्न जो स्टेप्स रहते हैं न्याय मिलने के, उनमें समय सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही साथ पुलिस की अकाउंटेबिलिटी के में भी इसमें बढ़ाई गई है, जैसे कि 0 FIR का कॉन्सेप्ट है, E-FIR लाई गई है और साथ में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना कंपल्सरी कुछ केसेस में किया गया। इस प्रकार से FIR की कॉपी विक्टिम को देना और साथ ही विक्टिम को केसेस की प्रोग्रेस बताना इन्वेस्टिगेशन की, तो ये सारी चीज़ें लोगों को न्याय दिलाने में बिल्कुल एक E-FIR का प्रावधान इसमें नए कानून में है, जिसके माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आप अपनी FIR लिखा सकते हैं, परंतु इसमें एक चेक रखा गया है ताकि अनावश्यक उसका दुरुपयोग ना हो। तो 3 दिन के अंदर उस व्यक्ति को जाके थाने में अपनी FIR साइन करना है। ये इनको नए कानूनों में इसका नहीं जिक्र है, लेकिन एक सामान्यता है कि साइबर क्राइम जो होता है उसको रोकने के लिए हमने लोगों से अपील की है, स्पेशली युवा हमारे महिलाओं से, कि अपने जो प्राइवेसी है उसकी सेटिंग्स प्रॉपर रखें, ताकि आपके जो प्रोफाइल है उसको जो आपके फ्रेंड लिस्ट में जो लोग हैं वही देख सकें और आपकी एक सुरक्षा उसमें बनी सके। हाँ, कॉलेज के विद्यार्थियों को मैंने ये संदेश दिया था कि जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम है, इनका उपयोग पॉजिटिव चीज़ों के लिए करें और उतनी ही जानकारी उसमें शेयर करें जितनी के ज़रूरी हो। अन्यथा आपके इसका दुरुपयोग होने के चांसेस रहेंगे अपराधिक तत्वों द्वारा, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने इसके बारे में SDM साहब को भी जानकारी भेजी गई है और पूरा लिस्ट उसका जो खसरा नंबर वगैरह है उस पर कार्रवाई के लिए, तो वहाँ से जानकारी मिलने के बाद उनके जो रजिस्ट्री वगैरह वो भी बैन की जाएगी और अगर वो बोर्ड हटा दिया गया है तो उसको चेक करवाते हैं, नया बोर्ड भी लगाएंगे और कार्रवाई करवाएंगे। जो लाइट है वो अचानक से इतनी गर्मी है और इतने सारे AC चले, इसलिए बीच में बंद हुई थी, लेकिन पूरी चालू हो गई थी बाद में। ACN न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect
we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेमेतरा जिले की बारूद फैक्ट्री में हुए हादसे को लेकर राज्य सरकार ने मुआवजा राशि जारी कर दी है।
एक मृतक और 8 लापता मजदूरों के परिजनों को 5 लाख और हादसे में घायल 6 मजदूरों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। इससे पहले फैक्ट्री प्रबंधन ने मृतक और लापता मजदूरों के परिजनों को 35 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। बता दें कि स्पेशल ब्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड पीरदा बेमेतरा में 25 मई शनिवार की सुबह लगभग 8 बजे PTN प्लांट में जोर का धमाका हुआ था। इस धमाके में 8 मजदूर चपेट में आ गए थे। एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई थी। 6 मजदूरों को उपचार के लिए भिजवाया गया था। फैक्ट्री प्रबंधन ने उनको 35 लाख रुपए जो है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव के समक्ष उन्होंने वो सभी को दे दिए थे। 5 लाख रुपए राशि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी वो राशि भी अब उनके खातों में अंतरित कर दी गई है। तो कुल मिला के 40 लाख रुपए प्रत्येक प्रभावित परिवार को दे दिए गए। सर DNA रिपोर्ट नहीं आया है, इससे पहले DNA रिपोर्ट के लिए भी हम लगातार प्रयासरत हैं। मैंने जो हमारे SDM हैं उनको निर्देशित किया है कि वो व्यक्तिगत रूप से कल जा रही हैं और वो DNA रिपोर्ट जो हॉस्पिटल से आनी है, डॉक्टर साहब से बात भी हुई है और वो जल्दी ही आएगी। वो आपके समक्ष आपको नगर पालिका निगम भिलाई इन दिनों फाइट द बाइट अभियान को लेकर काफी संजीदा नजर आ रहा है और इसे लेकर अलग अलग तरीकों से जन जागरूकता फैला रहा है और प्रयास कर रहा है कि जल जनित बीमारियों को निगम क्षेत्र में फैलने ना दिया जाए। निगम के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसकी समीक्षा करने के लिए निगम आयुक्त ने समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि फाइट द बाइट अभियान के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान आयुक्त महोदय द्वारा जो भी खास करके बारिश का समय शुरू होने वाला है, बारिश से संबंधित जो जल जनित बीमारियां हैं उसको निदान के लिए उन्होंने बैठक ली है। हम क्या क्या प्रारंभिक प्रिकॉशंस कर सकते हैं, जैसे उन बस्तियों में जो डाउन बस्तियां हैं वहाँ पर बाढ़ न आए। अब बाढ़ के पहले हम क्या कर सकें, इसीलिए कमिश्नर सर ने बोला, हमारे महापौर जी भी और विधायक जी भी इसका संज्ञान लिए कि एक कंट्रोल रूम यहाँ पर स्थापित किया गया नगर निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय में, जोन कार्यालय में। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आदमी तुरंत फ़ोन करेगा, हमारा कर्मचारी रिसीव करेगा, वो फ़ोन करके संबंधित कर्मचारियों को बताएगा और जा करके ऑन स्पॉट पे आदमी पहुंच जाएगा। तो उन्हीं संबंधित तैयारियों को लेकर के या आदरणीय कलेक्टर महोदया द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया उन्हीं सब को लेकर के समीक्षा बैठक की गई। छत्तीसगढ़ के मोहला जिले में चलाए जा रहे एंटी नक्सल मूवमेंट को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के IG दीपक झा और SP YP सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नक्सलियों द्वारा लेवी के बदले में खरीदे गए महिंद्रा ट्रैक्टर को जब्त किया है। वहीं नक्सलियों का सहयोग करने वाले 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में राजनांदगांव का ठेकेदार, पंचायत सचिव, महिंद्रा ट्रैक्टर का एजेंट और नक्सलियों की तरफ से ट्रैक्टर का संचालन कर रहे ग्रामीण को हिरासत में लिया गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव दीपक झा और SP YP सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि मदनवाड़ा थाना अंतर्गत नक्सलियों के बेनामी संपत्ति महिंद्रा ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। नक्सलियों द्वारा ठेकेदार से लेवी के बदले ट्रैक्टर खरीदवा कर माड़ में खेती किसानी और नक्सल मूवमेंट में इसका उपयोग किया जा रहा था। मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर जो कि नक्सलियों के द्वारा लेवी के पैसे से खरीदा गया था और इस्तेमाल किया गया था, उसको जब्त करने में, उस पर कार्रवाई करने में सफलता हासिल की है। ये पूरा प्रकरण इस प्रकार का है कि काफ़ी समय से हमें जानकारी मिल रही थी कि एक ट्रैक्टर है जो कि एक अबिन तुलावी नामक व्यक्ति है जिसके पास में है और जो कि नक्सलियों के द्वारा खरीदा गया, उन्हीं के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ से जो भी अर्निंग होती है वो भी उन्हीं के कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर हम लोगों ने इसको जब्त किया। जब्त करने के बाद दस्तावेज मांगा, नहीं मिलने के पश्चात हम लोगों ने इसमें 102 से RPC में जब्त किया और जब उसमें आगे जांच की गई तो बहुत सारे खुलासे हुए और मालूम ये पड़ा कि इसमें जो एक नक्सली क्षेत्रों में जो रोड बनाने का, पुल पुलिया बनाने का काम करता था एक ठेकेदार किशन यादव, उसके द्वारा 7.5 लाख रुपए कैश जो है राजनांदगांव में जो डीलर है महिंद्रा शोरूम का, उसके पास, उसके सेल्स पर्सन के पास छुड़वाया गया, जिसमें से उसने अपने खाते में लेकर के इसमें एक ट्रैक्टर लिया और इस ट्रैक्टर को गांव के सचिव मिश्राम के द्वारा जो है एक दूसरे किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे, जिसको जानकारी भी नहीं थी, सहदेव के नाम पे उसने जो है इस ट्रैक्टर को लिया। सहदेव से उन्होंने पूछताछ किया तो उसके द्वारा बताया गया कि उसको धोखे में रख करके बैंक में खाता खुलवाना है करके उससे दस्तावेज लिए गए, आधार कार्ड, फोटोग्राफ लिए गए और उसके नाम पर दिया गया। कुल मिलाकर इसमें 4 लोग गिरफ्तारी हुई है और उनके पास ये ट्रैक्टर, बैंक के दस्तावेज, मेमोरी कार्ड, चिप्स और बहुत सारे नक्सल से संबंधित चीज़ों के बारे में जानकारी मिली है। इस पर कार्रवाई UPA की धारा 10, 13, 38, 40
IPC सेक्शंस 420 और 120 भी निकली गई है। इसमें आगे विवेचना की जा रही है। जो भी जानकारी आएगी वो आपको समय पर बताएगी। जशपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने जमीन दिलाने के नाम पर साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर फर्जी दस्तावेज बनाकर कुल 87,60,000 रुपए का ठगी करने वाला महाठग अंकित ताम्रकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी अंकित ताम्रकर गिरफ्तारी के भय से ईंट भट्टा में छुपा हुआ था। पुलिस ने आरोपी अंकित ताम्रकर के कब्जे से ठगी की रकम से खरीदा गया टोयोटा गलांजा कार को जब्त कर लिया है। प्रार्थी कमलेश जैन ने आरोपी अंकित ताम्रकार के खिलाफ भूमि का सौदा की बात को लेकर लाखों रुपए लेकर धोखाधड़ी कर ठगी करने की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि अंकित ताम्रकर शातिर किस्म का ठग है। पूर्व में इसके विरुद्ध थाना कुनकुरी में भी ठगी का मामला दर्ज किया गया है। इस प्रकरण के अन्य फरार आरोपियों की पतासाजी हेतु टीम को लगाया गया है। उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रार्थी कमलेश जैन के द्वारा थाना जशपुर में आरोपी अंकित ताम्रकार के खिलाफ एक शिकायत दिया गया, जिसके तहत उसने जमीन के खरीद बिक्री के मामले में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उसकी जांच की गई और जांच में प्रथम दृष्टया पाया गया कि इसने 86 लाख रुपए एक जमीन फर्जी तरीके से दिखाकर और मनबोध में तो जिसका जमीन का मालिक था उसके परिवार के अन्य लोगों को फर्जी तरीके से सामने खड़ा करके प्रार्थी को इसने उसके साथ ठगी किया, धोखाधड़ी किया और इस तरीके से इस कृत्य में इसके अन्य साथी भी शामिल थे। इनके खिलाफ जशपुर में 420, 467, 468, 471 का मामला पंजीबद्ध किया गया और इसके पास से एक गाड़ी और अन्य सामग्री जब्त किया गया है और इसके साथियों की तलाश की जा रही है। इसके बारे में जो पूर्व रिकॉर्ड देखा गया तो थाना कुनकुरी में भी इसके खिलाफ में नकली सोने को असली बताकर ठगी करने का आरोप था। इस मामले में भी इसे जेल भेजा जा चुका है। इस तरीके से ठगी का आरोपी है और इसे पुलिस इसकी काफ़ी दिनों से तलाश कर रही थी। इसे आज गिरफ्तार करके इसे रिमांड पर भेजा जा रहा है। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।